हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यानी कि CUET PG फिजिक्स के लिए जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आज है उसका दूसरा लेक्चर। कल जो हमने लेक्चर पढ़ा था वो पढ़ा था हमने चार्जेस के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। तो बड़ा ही बेसिक सा लेक्चर था और होपफुली सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। उसका असाइनमेंट मैंने ग्रुप पर सेंड कर दिया था, काफ़ी लोगों के आंसर्स भी आए हैं। सही आंसर्स क्या हैं वो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा। जिन लोगों ने अभी तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो वो शाम तक प्लीज़ अटेम्प्ट कर लें, क्वेश्चंस को भेज दें। ग्रुप हमने ज्वाइन किया है तो वो इसलिए किया है कि वो क्वेश्चंस हमें एटलीस्ट सॉल्व करने हैं। और दूसरी चीज़, वीडियो जब तुम देखते हो तो उसको कम से कम लाइक कर दिया करो। तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, देख के निकल जाते हो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलम फोर्स की और उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। तो कल का जो लेक्चर था वो तो बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत थियोरेटिकल था, क्वेश्चंस हम उसमें के अंदर हमने किए थे कम। आज के लेक्चर के अंदर पहले हम बात करेंगे कूलम फोर्स की, फिर उसके बाद उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किस तरह के बनते हैं, देन हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो चलो भाई स्टार्ट करें बिना देर किए हुए। और एक काम कर दो यार, प्लीज़ लाइक कर दो और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो। तो कूलम फोर्स की बात कर लेते हैं हम। तो इसकी डेफिनेशन वगैरह तो मैं क्या लिखूं यार, ये तुम्हें पता ही होगा कि कूलम फोर्स क्या होता है। तो सिंपल सी कहानी होती है साहब कि दो चार्ज है हमारे पास, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। कोई चार्ज एक ये होता है, लेट सपोज ये Q1 है, ये Q2 चार्ज है। तो ये इसके पास आएगा तो ये दूर भाग सकता है और ये इसके पास आएगा तो इसके पास भी आ सकता है। डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पर कि ऑपोजिट है तो खींच लेंगे एक दूसरे को, और खींचना भी चाहिए। और अगर दोनों सेम हैं तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो जब चार्जेस के बीच में दो चार्ज एक दूसरे के पास है तो उनके बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। वो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के। और इनके बीच के डिस्टेंस मान लो कोई डिस्टेंस है r, तो ये जो फोर्स है ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है। तो जब हम इनको मिला देते हैं तो मिलाने से हमें एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम लिखते हैं F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी ये लिखा है स्केलर फॉर्म में, किस में लिखा है, स्केलर फॉर्म में। और स्केलर फॉर्म में जब हमने इसको लिखा है तो इससे हमें मिल गया क्या, इसका मैग्नीट्यूड। क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया, है ना। ये बात सब जानते होंगे, फिर भी नहीं याद तो मैंने रिकॉल करा दिया, ऐसा मान लो। अच्छा जी, यहाँ पर जो ये एप्सिलॉन लिखा हुआ है बेटा, एप्सिलॉन, ये जो एप्सिलॉन है इसको हम कहते हैं क्या, परमिटिविटी। क्या कहते हैं साहब, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सवाल बनेगा इसकी यूनिट के ऊपर। तो अभी तो मैं बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को। अब थोड़ा सा हम इसमें जो क्वेश्चन वाली साइड है, जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस कहानी के ऊपर भी, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ जो ये एप्सिलॉन नॉट लिखा है, सबसे पहली बात, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी। और ये परमिटिविटी ऑफ किसकी है, वैक्यूम की। परमिटिविटी किसकी है, वैक्यूम की। ठीक है। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है इसको हम स्मॉल k से भी लिखते हैं और इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है साहब, क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू को हम कैसे लिख देते हैं, उस वैल्यू को हम लिख देते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट की बात फिर से करूंगा, क्या लिख देते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹। अब सवाल जो हमें पूछ लिया जाता है वो ये पूछ लिया जाता है इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है और इस k की यूनिट क्या है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोल रहे हैं, इसकी यूनिट क्या है। तो इसकी यूनिट कैसे निकालो, या तो तुम्हें याद हो, और याद नहीं है तो इससे यूनिट बनाओ। तो यूनिट कैसे बना सकते हो, मान लो तुम्हारे पास लिखा है f, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो, k लिख सकते हो। तो क्या बन गया, k Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको चेंज करो तो k बराबर क्या हो जाएगा, f डॉट आर स्क्वायर ओवर Q1 Q2। बन गया ना इतना। f की यूनिट क्या होती है, f की यूनिट होती है न्यूटन। ये हो गया मीटर स्क्वायर, r मतलब कोई डायमेंशन है, लेंथ है, उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर। और चार्ज क्या हो गया, कूलम स्क्वायर। चार्ज क्या हो गया, कूलम स्क्वायर। तो ये क्या बन गई, इसकी यूनिट बन गई। ठीक है। तो ये किसकी यूनिट बन गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की।
तो जो k है, k जिसकी वैल्यू लिखते हो 9 इंटू 10 पावर कितनी 9, क्या लिखते हो 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये कूलम है ना, क्या है कूलम है। ये जो मैं यूनिट लिख रहा हूँ ये किस में लिख रहा हूँ, एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। आपको पूछ लिया जाए कि इसकी यूनिट बताओ डाइन में, यूनिट बताओ डाइन में, तो यूनिट इसकी जब आप लिखोगे सॉरी सीजीएस में, डाइन में गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। तो जब इसकी यूनिट लिखोगे किसमें, सीजीएस में, तो सीजीएस में लिखोगे तो न्यूटन की जगह तो क्या हो जाएगा, डाइन, डायन नहीं डाइन, क्या हो जाएगा डाइन। और मीटर की जगह क्या लिख दोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। और कूलम की जगह क्या लिख दोगे, स्टैट कूलम, कल हमने बात की थी स्टैट कूलम के लिए, तो ESU भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलम, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब आप k की वैल्यू को, अभी तो ये SI यूनिट के अंदर है, ये किसके अंदर है, SI यूनिट के अंदर ये वैल्यू। अगर k की वैल्यू आपको पूछ ली जाए CGS में बताओ, तो CGS के अंदर उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट, है ना, क्या आएगी 1, और ये यूनिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब हमें इसके अलावा एक और चीज़ पूछ ली जाती है, क्या चीज़ पूछ ली जाती है, हमें पूछ लिया जाता है इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताओ। तो देखो एप्सिलॉन नॉट इस k का क्या है, रेसिप्रोकल है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इस k का रेसिप्रोकल। तो इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी रेसिप्रोकल। तो इसकी रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया कि कूलम स्क्वायर ऊपर आ गया और न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर ये आ गया नीचे। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये, इसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट। सेम कहानी इसकी सीजीएस में पूछी जा सकती है, तो सीजीएस में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्टैट कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, डाइन डॉट सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितना भी बताया है बहुत बेसिक सी चीज़ है, फिर भी कमेंट करके जल्दी से बता दो कि समझ में आया या नहीं आया अभी तक, है ना। अभी तक मैंने जितना भी बताया है उसको कमेंट में जल्दी से बता दो एक बार मेरे को कि समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है भाई, क्वेश्चंस जनरली जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स कांस्टेंट है जिसको हम k बोल रहे हैं उस पर एक एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछ ली जाती है। अच्छा, अभी मैंने तुम लोगों को ये कहा कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या है कि ये दोनों जो चार्ज हैं वो किस में पड़े हैं, वैक्यूम में पड़े हैं। किस में पड़े हैं, वैक्यूम में पड़े हैं। इसका एक फार्मूला और बनाते हैं हम। वो फार्मूला क्या बनाते हैं, उस फार्मूले को ऐसे लिख देते हैं, F बराबर, यहाँ लिख दिया मैंने Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, क्या लिख दिया एप्सिलॉन और R स्क्वायर। तो अब ये जो फोर्स है ये किस में है, मीडियम में। अब ये जो फोर्स है ये किस में है, मीडियम में। और ये जो एप्सिलॉन लिखा है, ये एप्सिलॉन का मतलब क्या है, ये एप्सिलॉन का मतलब है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये एप्सिलॉन का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो दो चीज़ें आ गई हमारे पास, एक तो आ गया एप्सिलॉन और एक आ गया एप्सिलॉन नॉट। एक आ गया एप्सिलॉन और एक आ गया एप्सिलॉन नॉट। तो एक और चीज़ आएगी, वो आएगी एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर में क्या रिलेशन है कि एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन आर है इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको भाई क्या नाम देते हो तुम, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसके अलावा तुम इसको एक और नाम देते हो, इसको नाम देते हो तुम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम देते हो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और किससे लिखते हो, कैपिटल के से लिखते हो। तो यहां पर मेरे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आ गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओवर, ढंग से नहीं बना, ओवर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया इस के का। और इस के की कुछ वैल्यू है जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट, और ये रिलेशन भी तुम्हारा हो गया इंपॉर्टेंट। अब इस के की कुछ वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी। क्या वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि फॉर वैक्यूम इस के, किस के की, इस के की जो वैल्यू है वो होती है 1।
फॉर एयर, एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.002 करके कुछ होती है, पर हम उसको कितना लेके चलते हैं 1। फॉर वाटर, पानी के लिए, पानी के लिए इस के की वैल्यू होती है कितनी 80। एंड फॉर मेटल्स, फॉर मेटल्स उसके लिए ये के की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ये वैल्यूज़ तुम्हें याद रखनी है, इसके अलावा कुछ होगा तो तुम्हें इसकी वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी। तो अब ये जो फॉर्मूला है मीडियम वाला, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मीडियम इक्वल्स टू Q1 Q2 है ना, अपॉन 4 पाई। अच्छा, ये एप्सिलॉन को कैसे लिख सकता हूँ मैं, एप्सिलॉन नॉट ई आर, एप्सिलॉन नॉट आर और आर स्क्वायर। तो साहब मेरे को एक बात बताओ, क्या बात बताओ कि ये जो कहानी है, ये जो चीज़ है, ये वाली, ये और ये किसके बराबर है, ये बराबर है एफ वैक्यूम। ये किसके बराबर है, एफ वैक्यूम। तो एफ मीडियम किसके बराबर हो गया, एफ वैक्यूम अपॉन ई आर। और ई आर को क्या नाम देते हो तुम, ई आर को नाम देते हो के, तो ये हो गया के, है ना, क्या नाम वैल्यू हो गई के। और साहब होता क्या है, जो ये के है, इस के की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है। इस के की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है। तो के की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, इसका मतलब सेम चार्जेस को यदि आपने किसी मीडियम में रख दिया तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कितने फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा, 1/k फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा, है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया ये, है ना। ये मैं नोट लगा के लिख रहा हूँ, उसी को क्वेश्चन को ही मैं वन लाइनर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, याद कर लेना। इफ सेम चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, देन क्या, देन वैल्यू ऑफ कूलम फोर्स इज reduced by फैक्टर 1/k। ये याद रख लेना। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो F मीडियम है वो बराबर क्या हो गया, F वैक्यूम अपॉन के। अगर इसमें आगे चल के थोड़ी सी एक और कहानी आएगी, वो जब क्वेश्चन में कराऊंगा तब डिस्कस कर लेंगे। अभी मैंने ये बोला है तुम्हें कि मान लो ये कोई बर्तन है, उस बर्तन में ये 2 चार्ज पड़े हैं, एक यहाँ पड़ा है और एक यहाँ पड़ा है, और इस पूरे के अंदर जो मीडियम है वो के है। तो उसके लिए तुमने ये चीज़ लिख दी। एक कैसा ऐसा भी बन सकता है कि पार्शियली तो इसमें भरा हो डाइइलेक्ट्रिक और पार्शियली इसमें क्या हो, वैक्यूम हो। तो क्या फॉर्मूला बनेगा वो हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं बता दूंगा, वो अभी के लिए छोड़ दो। तो अभी के लिए जो तुम्हें मैंने बताया है वो क्या बताया है, ये बताया है मैंने तुम्हें कि 2 चार्ज पड़े हैं और जो चार्ज पड़े हैं उनके बीच की डिस्टेंस ये है, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, या उसको हम नाम देते हैं क्या, कूलम फोर्स। और ये कूलम फोर्स में एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। स्टैटिक एसआई यूनिट के अंदर उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻9, और सीजीएस के अंदर उसकी जो वैल्यू होती है 1 यूनिट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन आर जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, उसका मतलब होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसकी वैल्यू अलग अलग हमने पढ़ी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं अब तक। अच्छा, अब उसके बाद की मैं बात करूं तो जैसे तुम्हारे पास ये 2 फोर्स हैं, 2 चार्ज है, सॉरी मैं बार बार फोर्स बोल रहा हूँ, और एक चार्ज ये है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो फोर्स लग कैसे रहा है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है कि या इसको 2 नंबर दिया हुआ है तो 2 पर फोर्स लगा रहा है कौन, 1, और इसको 1 नंबर दिया हुआ है तो 1 पर फोर्स कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। 2 पर लगा रहा है कौन, 1, और 1 पर लगा रहा है कौन, 2 फोर्स लगा रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, और दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करेगी चार्ज के ऊपर। अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन में होगा या रिपल्शन में होगा, वो डिपेंड करेगा किस पर, चार्ज के ऊपर। तो जो ये कूलम फोर्स है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं,
तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उसको पहले पढ़ लें। अभी हम इसको स्केलर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, फिर इसका हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे कि वेक्टर फॉर्म के अंदर इसको कैसे करते हैं और इसके क्या क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम स्केलर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलम फोर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलम फोर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो साहब ये है कि ये जो चार्ज यहाँ पर बात हो रही है ना, जिन चार्जों की हम बात कर रहे हैं, ये Q1 की और ये Q2 की, तो ये जो चार्ज है ये हमेशा रेस्ट में होने चाहिए। यानी कि ये फोर्स लगेगा ही केवल तब जब ये चार्ज किस में होंगे? रेस्ट में होंगे। जब ये चार्ज मोशन में है तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो चार्ज शुड बी इन स्टैटिक कंडीशन, चार्ज शुड बी इन स्टैटिक कंडीशन। चार्ज जो होने चाहिए वो स्टैटिक कंडीशन में होने चाहिए। पहली चीज़, चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए। चार्ज क्या होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए। चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज। ये जो चार्ज हैं ये क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ साहब? तो पॉइंट चार्ज का मतलब हुआ कि ये चार्ज है और एक चार्ज ये है और इनके बीच की डिस्टेंस ये है। तो यदि चार्ज की डायमेंशन इनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे कम है, डायमेंशन का मतलब उसकी रेडियस होगी, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज अगर लेस देन है किससे? डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बोल लो या सेपरेशन बोल लो, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, तो ये जो चार्ज है इसको हम क्या नाम देंगे? पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो एक कंडीशन लग गई। क्या कंडीशन लग गई? कि जो डायमेंशन है चार्जेस के बीच की, चार्ज की जो डायमेंशन है वो दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उससे क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अच्छा, दो प्रॉपर्टी ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर यहाँ देखो ध्यान से, तो F12 की वैल्यू क्या होगी? F12 की वैल्यू होगी क्या होगी? K, अगर मैं मान लूँ कि वैक्यूम है तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F21 की भी वैल्यू क्या होगी? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है ना, पर डायरेक्शन दोनों की क्या है? अपोजिट है। तो इसका मतलब ये किसको फॉलो करते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ को। इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो दोनों की क्या है? एक ही है, और दोनों एक्शन रिएक्शन क्या बना रहे हैं? पेयर बना रहे हैं। तो जो कूलम फोर्स है वो क्या बनाता है? एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। इसका मतलब ये न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई इसकी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? इट मेक्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, i.e. it follows न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन के तीसरे नियम को क्या करता है? फॉलो करता है। तीन बातें हो गई। फिर जो चार्ज के बीच का सेपरेशन है, चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो जो डिस्टेंस है 10 पावर -15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो 10 पावर -15 मीटर से कम हो गई तो न्यूक्लियर फोर्स किस में आ जाते हैं? एक्शन में आ जाते हैं, है ना। तो सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड बी ग्रेटर देन 10 पावर -15 मीटर। अदरवाइज कौन से फोर्स? न्यूक्लियर फोर्सेस कम्स इनटू एक्शन। डिस्टेंस कम होती जाएगी तो कौन से फोर्स लग जाएंगे? न्यूक्लियर फोर्स लगते जाएंगे। चार बातें हो गई। पांचवी बात क्या हो गई कि अगर एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, ये Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है ना। कोई फोर्स का मतलब कि ये इसके ऊपर लगा रहा है F21 और ये इसके ऊपर लगा रहा है F12, और इनके बीच में कोई तीसरा चार्ज आ गया Q3। तो Q3 क्या Q1 और Q2 की सेहत पर फर्क डालेगा? ये हमें देखना है ना। Q3 क्या Q1 और Q2 की सेहत पर फर्क डालेगा? तो वही हमें देखना है। तो भाई होता क्या है कि दो चार्जेस के बीच में यदि कोई फोर्स लग रहा है, कूलम फोर्स लग रहा है,
तो किसी और चार्ज की प्रेजेंस और एब्सेंस का, किसी और चार्ज की प्रेजेंस और एब्सेंस का दो चार्जेस के बीच में लग रहे कूलम फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। पहले मैं लिख देता हूं फिर समझा दूंगा। तो कूलम फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, देखो इसको ऐसे समझो कि ये एक लड़का है, अच्छा सा नहीं बनाया, मान लो लड़का है, और ये एक लड़की है, बाल बना दूँ, ये क्या है, एक लड़की है। इन दोनों का सीन चल रहा है, ठीक है। जब तक ये दोनों हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अब एक और आ गया। कौन आ गया? लड़की आ गई, एक लड़की और आ गई। तो क्या होगा, इन भाई साहब का जो मन है वो थोड़ा यहाँ भी डोलेगा। तो यानी कि इसकी प्रेजेंस का क्या हो गया, इन दोनों के रिलेशन पर क्या हो गया, इफेक्ट पड़ गया। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर कहानी है। यहाँ पर कहानी क्या है कि इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है, या तो F21 है या क्या वैल्यू है, F12 है। तो जैसे ये इन दोनों के बीच में आई वैसे ही यहाँ पर इसको प्रेजेंट करा दिया हमने Q3 को। तो इसका तो इन दोनों के रिलेशन पर इफेक्ट पड़ा, पर इसका इन दोनों के रिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कूलम फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। यहाँ पर Q4 बिठा लो, Q5 बिठा लो, इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर जो कूलम फोर्स होते हैं वो सेंट्रल फोर्स होते हैं। कूलम फोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं, ठीक है। कूलम फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्स क्यों है, क्योंकि नेचर में क्या होता है, कंजर्वेटिव होते हैं। अब कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव का मतलब ऐसे फोर्स जिनके लिए यदि क्लोज लूप के अंदर वर्क डन की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आ जाए, जीरो। ऐसे फोर्सेस जिनके लिए क्लोज लूप के अंदर वर्क डन की वैल्यू निकाली जाए तो वो क्या आ जाए, जीरो, तो उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। और कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्स, यानी कि एक सेंटर पॉइंट के ऊपर ये लगेंगे। ये काम आता है जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। वेक्टर फॉर्म में नहीं करते तब तक ये कोई रोल इसका नहीं होता। डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन क्या क्या होती है। जैसे कि ये है मान लो प्लस और ये है कौन सा, माइनस Q, और इनके बीच की डिस्टेंस है R। तो भाई प्लस प्लस होते तो क्या करते, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। माइनस में क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। माइनस में ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। भाई हमने कल पढ़ा था ना, प्लस प्लस रिपेल, प्लस प्लस ही क्यों, माइनस माइनस भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ ना, हाँ। और प्लस माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अगर यहाँ पर ऐसा लिखा है प्लस Q और यहाँ पर लिखा है प्लस Q, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। और प्लस माइनस होंगे तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक हमने इसके कौन से फॉर्म की बात करी, स्केलर फॉर्म की बात करी, और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, बेसिक चीज़ें वो हमने सब जान ली, ऑलमोस्ट सब चीज़ें जान ली है। सवाल देख लेते हैं इसके ऊपर किस तरह के बनेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इसके वेक्टर फॉर्म की, है ना। तो बहुत ज़्यादा थ्योरी इसमें है नहीं, और इतनी ज़्यादा थ्योरी हमें लिखने भी नहीं है, क्योंकि इसको हम 12वीं क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। हम मेनली कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं सवालों के ऊपर, किस तरह के सवाल आते हैं। तो एक दो पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट न्यूमेरिकल मैं निकाल लूँ। तो न्यूमेरिकल मैं निकालूँ, हाँ जी, पहला तो न्यूमेरिकल जो है वो ये है, सबने करा भी होगा, फिर भी मैं करा देता हूँ। न्यूमेरिकल क्या है, अ चार्ज Q is to be divided
into two such parts so that force between them when placed at some separation is maximum. Find their values. देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत हिट क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में जब आए तो इसका आंसर तुम्हें याद रखना है। अभी तो मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ, एज इट इज़ आंसर आएगा, एज इट इज़ सवाल आता है, तो इसका आंसर तुम्हें याद रखना है। अभी इसका सॉल्यूशन अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं करा देता हूँ, आंसर तुम्हें इसका याद रखना है। सवाल हमें बोला गया है अ चार्ज Q इज टू बी डिवाइडेड इनटू टू सच पार्ट्स सो दैट द फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड एट सम सेपरेशन इज मैक्सिमम। जब उनको किसी सेपरेशन पर रखा जाए तो उनका बीच जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो वैल्यू निकालनी है ना। तो जो चार्ज Q है उसको डिवाइड किया गया है, किसको, चार्ज Q को डिवाइड कर दिया गया। तो मान लो ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, अरे अच्छे से समझना, हाँ ये चार्ज Q है, तो इसके टुकड़े किए तो एक टुकड़ा ये आ गया और एक टुकड़ा ये आ गया। मान लो कि जो ये टुकड़ा है ये निकल गया स्मॉल q, तो ये बड़ा टुकड़ा कितना बच गया, Q माइनस स्मॉल q, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मान लिया हमने r। कितना मान लिया, r। तो कूलम फोर्स लगा दो। तो कूलम फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2, Q1 कितना हो गया, Q माइनस Q, तुम चाहो तो Q1 को Q भी लिख सकते हो, इंटू Q अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कंडीशन लग रही है वो किसकी लग रही है, मैक्सिमा मिनिमा की। किसकी कंडीशन लग रही है, मैक्सिमा मिनिमा की। तो मैक्सिमा मिनिमा की एक कंडीशन है कि उसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है वो किसके बराबर आता है, 0। अब यहाँ पर वेरिएबल कौन है, स्मॉल q, वेरिएबल कौन है, स्मॉल q। तो हम क्या करेंगे, डेल f अपॉन डेल q, इसको किसके बराबर करना चाहिए, 0 के बराबर। अब k अपॉन आर स्क्वायर तो हो गया कांस्टेंट, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है q इंटू स्मॉल q, और ये हो गया q स्क्वायर और ये हो गया r स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली होगा किसका, डेल अपॉन डेल q, और इसका डिफरेंशिएशन होगा कैपिटल Q माइनस q स्क्वायर। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, 0 करना है, ये क्या बनेगा, ये q माइनस 2q बराबर 0। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q/2। ठीक है, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q/2। तो अगर q/2 में चार्ज डिवाइड होंगे तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। अब ये सवाल इसी तरह से पूछ लिया जाता है, इसके ऑप्शन दे दिए जाते हैं q/2, q/4, q/6, है ना। बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि तुम सॉल्यूशन मैंने तुम्हें बता दिया, हो सकता है चार्ज q की जगह ऐसा लिखा होगी, चार्ज ऑफ 10 कूलम इज टू बी डिवाइडेड इन सच अ पार्ट्स so that the force between them when placed at some separation is maximum, find their value। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। तो मेरे शेरों ये ध्यान रखना कि नेक्स्ट टाइम जब इस सवाल को देखो तो छोड़ना नहीं है, क्या कर देना है, आधा कर देना है ना। तो यहाँ तक जो भी मैंने अभी तक बात बताई है समझ में आ गई होगी। अच्छा, कल जो मैंने लेक्चर डाला था बेशर्मो, तुमने लाइक उसको नहीं किया, देख देख के तुम उसको निकल गए। तो भाई लाइक कर दिया करो, लाइक करने से थोड़ा सा मेरा भी भला हो जाएगा, ये जो वीडियोस हैं सर्च में आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। मैं कम से कम मेरे लिए इतना कर सकते हो कि तुम इनको लाइक कर दिया करो, है ना। चलो आगे और सवाल करते हैं। अभी हम स्केलर के काम कर रहे हैं, अभी वेक्टर क्वांटिटी वाले नहीं कर रहे हैं। अब और सवाल कराते हैं तुम्हें। अब जो सवाल है वो सवाल है यहाँ से लेता हूँ, 1 मिनट रुको, सवाल निकाल लेता हूँ मैं।
हाँ, सवाल ऐसा है कि सपोज द स्पेयर ए एंड बी, सवाल है सपोज द स्पेयर ए एंड बी of identical size a third spare of the same size third spare of the same size but uncharged is brought in contact with the first ठीक है, then brought in contact with second, then brought in contact with second and finally removed from both ठीक साहब। What is the new force of repulsion between A and B? What is the new force of repulsion between A and B? अब ये सवाल इतना बड़ा है कि लोग छोड़ देंगे इसको, काफ़ी लोग छोड़ देंगे इसको, पक्की बात है। अब सवाल में है क्या, पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। छोड़ने लायक है नहीं है, फिर बात करेंगे। दो स्पेयर हैं ए और बी, आइडेंटिकल साइज़ के हैं। थर्ड स्पेयर जो सेम साइज़ का है पर चार्ज नहीं है, उसको कांटेक्ट में लाया जाता है ए के, ए मतलब फर्स्ट और बी मतलब सेकंड। तो पहले ए के कांटेक्ट में लाया जाता है और फिर बी के कांटेक्ट में लाया जाता है, ठीक है। कांटेक्ट में लाने का मतलब है कि क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। तो पहले मान लेते हैं कि ए जो स्पेयर है उसके ऊपर चार्ज है Q, उसके कांटेक्ट में लाया गया कौन सा, अनचार्ज का मतलब हो गया, ये हो गया C, तो ये हो गया A, तो ये हो गया C। अब मैंने कल तुम्हें बताया था जब कंडक्शन करा रहे हैं, एक पे चार्ज है Q, दोनों सेम रेडियस के आइडेंटिकल साइज़ के हैं और ये है 0, तो दोनों पर चार्ज कितना कितना आ जाएगा, आधा आधा। तो यहाँ पर चार्ज हो गया Q/2 और यहाँ पर भी चार्ज हो गया कितना, Q/2। तो ये हो गया A और ये हो गया C। पहली कहानी ख़त्म, यहाँ तक की कहानी ख़त्म हो गई। सेम साइज़ बट अनचार्ज इज़ ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट। पहले ये किसके कॉन्टैक्ट में आया, फर्स्ट के में। अब इस पर चार्ज आ गया, कितना चार्ज आ गया, चार्ज आ गया इस पर Q/2। अब इस पर चार्ज आ गया कितना, Q/2 और ये C है, अब ये चौड़ा हो गया। अब इसको किसके कॉन्टैक्ट में लाए, B के कॉन्टैक्ट में लाए। तो B के पास तो चार्ज है और उसके पास चार्ज कितना है, Q है। दोनों आइडेंटिकल रेडियस के हैं, मैंने तुम्हें बताया था क्या करना है, कुल चार्ज को जोड़ के आधा कर दो। कुल चार्ज कितना है, Q + Q/2 कितना हो गया, 3Q/2। 3Q/2 का आधा कितना हो गया, 3Q/4। तो अब जो चार्ज हो गया यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, 3Q/4 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3Q/4। ये चीज़ जो मैंने की है ये उन लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी जिन्होंने कल का लेक्चर देखा है, क्योंकि कल मैंने तुम्हें बताया था कंडक्शन वाले जो फंडे हैं, कंडक्शन वाले जो कॉन्सेप्ट है, कल मैंने तुम्हें बताए थे। तो अब हमें बोल रहा है कि ए और बी के बीच का अब जो फोर्स है, नया फोर्स, वो क्या आया है वो बताओ। तो ए और बी के बीच का है ना, किसके बीच का, ए और ये बी है ना। तो ए बी पर अब चार्ज कितना है, 3Q/4 और ए पर अब चार्ज कितना है, Q/2। तो ये तो रख गया ए और ये हो गया बी। तो ए पर चार्ज कितना है, Q/2 और जो बी है उस पर चार्ज कितना है, 3Q/4। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा F = K Q/2 × 3Q/4 अपॉन R²। तो फॉर्मूला क्या, F =
के 3q² 3qk² अपॉन 8r²। ये आंसर हो गया। ठीक है, 3kq² अपॉन 8r², ये फाइनल आंसर हो गया इसका। सवाल बहुत भारी सवाल नहीं था, लैंग्वेज बड़ी थी, बस थोड़ा सा कंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ करना था और कुछ नहीं था इसमें। और सवाल करते हैं, और सवाल और निकाला जाए आपके लिए। तो सवाल है ये सवाल भी तुमने बहुत बार किया है, फिर भी मैं करा देता हूँ। सवाल है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4e and plus e are fixed a distance a at a distance a where should be a third point charge third point charge q be placed on the line joining of the two charges so that it may be in equilibrium। ये किस में हो साहब? ये इक्विलिब्रियम में हो, है ना। तो सवाल क्या है? सवाल है 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक प्लस 4e का और एक है e का, आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस a। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा वाला चार्ज? ये हो गया प्लस 4e का, और ये वाला कौन सा चार्ज हो गया? ये हो गया प्लस e का। ये किसी डिस्टेंस a पर रखे हैं, ये लाइन जॉइनिंग इनकी ये हो गई, और ये डिस्टेंस क्या है? a है। हमें बोला कि कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज, उसकी वैल्यू क्या है? q। उस q को इन दोनों की लाइन जॉइनिंग पर रखना है, और वो इस तरह से रखना है कि वो किसके अंदर हो? इक्विलिब्रियम के अंदर हो। इस q को इस तरह से रखना है कि वो किसके अंदर हो? इक्विलिब्रियम के अंदर हो। मान लो q को यहाँ रख दिया तुमने, ठीक है, कहाँ रख दिया? यहाँ रख दिया, ये रख दिया तुमने q। लेट सपोज यहाँ से जो डिस्टेंस है वो x है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई? a माइनस एक्स हो गई। कितनी हो गई? a माइनस एक्स। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है यहाँ पर? इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, तो क्या करेगा? भगाएगा उसको। तो एक फोर्स यहाँ लग गया, और इन दोनों के जो बीच फोर्स लगेगा वो यहाँ लग गया। मैं मान लेता हूँ कि ये जो फोर्स है वो F1 है, और ये जो फोर्स है F2 है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये जो जोड़ा बन रहा है, ये वाला 4e वाला और q वाला, और ये जो डिस्टेंस कितनी है? ये है x। तो इसका जो फोर्स है उसको नाम दे रहा हूँ मैं F1। तो उस F1 की वैल्यू कितनी है? उस F1 की वैल्यू है k इंटू 4e इंटू क्यू अपॉन x²। और इसी तरह से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, यानी कि ये वाला q, और ये कितना हो गया? e, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? a माइनस एक्स है। और यहाँ जो फोर्स लग रहा है उसको नाम दे रहा हूँ मैं F2। तो F2 की वैल्यू कितनी है? k q e अपॉन a माइनस एक्स²। इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो दोनों फोर्स को बराबर कर दो। तो F1 पेन चेंज कर लेते हैं, F1 इक्वल्स टू क्या हो गया? F2। दोनों को बराबर करो। दोनों को बराबर करोगे तो k इंटू 4e इंटू क्यू अपॉन x² इक्वल्स टू k इंटू क्यू इंटू ई अपॉन a माइनस एक्स²। ठीक है, क्या क्या कट रहा है? वो कट जाएगा, मार दो। k से k मर गया, q से q मर गया, e से e मर गया। तो यहाँ बच गया क्या? 4 अपॉन x², और यहाँ क्या बच गया? 1 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर।
दोनों साइड रूट ले लो, रूट ले लोगे तो क्या बचेगा 2/x और 1/a-x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा a-x, नहीं 2a-2x, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2a-2x इक्वल्स टू x, उधर जाएगा तो 2a इक्वल्स टू 3x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी 2a/3। यानी कि ये जो 4e वाला चार्ज है, इस 4e वाले चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर रखोगे 2a/3 पर, तो जो ये चार्ज हैं किस में रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, तो एक टाइप के तो ये क्वेश्चन हो गए। हालांकि इससे भारी भी क्वेश्चन बनते हैं, परंतु CUET में इतने भारी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कारण क्या है कि हमें 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए जो क्वेश्चन होंगे वो छोटे छोटे क्वेश्चन ही होंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पार्ट वाले क्वेश्चन भी नहीं होंगे। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं तुम्हें, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि वैक्यूम अगर पूरे में ना होकर पार्शियली स्पेस में वैक्यूम भरा हो, तो उस केस में तुम्हें कूलम्ब फोर्स को किस तरह से लिखना है ना। मेरा कहने का मतलब था, पहले मैं सवाल से बताता हूँ उसको तुम्हें। सवाल तुम्हारा इस तरह का है, सवाल से तुम्हें अच्छा समझ में आएगा वो। द फोर्स बिटवीन 2 point charges placed at separation R is F। ठीक है, find the force between the same charges, find the force between the same charges if half the space between them is filled with a dielectric constant 4। ठीक है, विद अ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, ये सवाल है। अब ये सवाल जो है इसको किस तरह से तुम करोगे वो हम देख लेते हैं। देखो भाई, तो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले तुम्हें बोला है कि द फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेस प्लेस्ड एट सेपरेशन R। तो 2 point चार्ज तुमने ऐसे ले लिए, एक ले लिया ये और एक ले लिया ये, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R है। मान लो ये फोर्स है Q1 और ये फोर्स है Q2, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। फिर तुम्हें ऐसे बोला कि फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस इफ हाफ द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड, है ना। ये चार्ज है सेम चार्ज है, ये Q1 है और ये Q2 है। अब हाफ स्पेस का मतलब है आधी जो डिस्टेंस है वो बढ़ दी किससे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, यानी कि R/2, और R/2 में क्या है, वैक्यूम है, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया कितने का, 4 का। तो अब इसके बीच में फोर्स कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखो, इस तरह की अगर कहानी हो कि पार्शियली जो क्या फील्ड हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड हो, यानी कि ऐसे हो चार्ज और कुछ पार्ट के अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है और कुछ पार्ट क्या है, वैक्यूम है। तो मैं मान लूँ कि ये जो डिस्टेंस जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है वो T है, और जो वैक्यूम वाला पार्ट है वो हो गया R-T। तो ये कौन सा वाला पार्ट हो गया, डाइलेक्ट्रिक वाला, जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है K। तो इसके लिए तुम्हें एक इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालनी होती है, R इक्विवेलेंट। अब मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, मैं सीधा तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद रखना है। तो वो इक्विवेलेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है R-T प्लस K प्लस √K इंटू T। अरे एक मिनट, √K इंटू T, ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला
आर इक्विवेलेंट बन जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला लगा दो, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 और ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर। तो अब इस पर्टिकुलर केस के लिए ये जो t की वैल्यू है, ये t की वैल्यू कितनी हो रही है? हाफ हो रही है, यहाँ पे दिया हुआ है साफ। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से निकालो पहले। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ। तो ये हो गया r माइनस r/2 प्लस रूट के मतलब कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? r/2। तो ये कितना हो जाएगा? r/2 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू r/2। तो r/2 कॉमन आ गया और अंदर बच गया 1 + 2, तो ये हो गया 3r/2। तो ये r इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। तो तुम्हारा जो फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा? k Q1 Q2 अपॉन r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 3r/2। तो ये हो जाएगा 9/4r²। तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4/9 और k Q1 Q2 अपॉन r²। और ये वैल्यू थी f की, तो इसको अगर f1 लिख दो तो f1 हो गया 4/9 इंटू f। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब पार्शियली फिल हो तो उस केस में तुम्हें इस तरह से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर उसके बाद तुम क्या निकाल पाओगे? फोर्स निकाल पाओगे सीधा। इसको याद रखना भाई। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक से थोड़े क्वेश्चन कर लिए कि जब हमने बात की कि वो स्केलर फॉर्म में अभी तक हम जो निकाल रहे थे वो क्या निकाल रहे थे? इसका मैग्नीट्यूड। अब हम इसकी डायरेक्शन में निकालेंगे। तो डायरेक्शन भी निकालेंगे। तो डायरेक्शन वाला जो केस है उस डायरेक्शन में हम इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर में। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम किस में बात करेंगे? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कूलम लिखना है। वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा कि तुम्हें चार्ज जो हैं उनकी पोजीशन वेक्टर गिवन होगी, यानी कि उनकी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोई पोजीशन है, मान लो ऐसे। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, ये हो गया x और ये हो गया y और ये हो गया ओरिजिन। और एक चार्ज मैंने ऐसा ले लिया और एक चार्ज मैंने ऐसा ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा सही बना दूं। ये चार्ज हो गया एक। तो इस चार्ज को मैं बोल रहा हूँ Q1 और इस चार्ज को बोल रहा हूँ मैं Q2। यहाँ से इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसकी डिस्टेंस को लिया मैंने r1 वेक्टर, और ये जो है इसकी पोजीशन को लिया मैंने कितना? r2 वेक्टर। कितना लिया? r2 वेक्टर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई, 2 1 पर फोर्स लगा रहा है तो इसको मैं लिखूंगा F1 2। 2 1 पर फोर्स लगा रहा है तो F1 पर फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस लग गई इसको मैं लिख दिया r12 वेक्टर। क्या लिख दिया? r12 वेक्टर। अब F12 की जो वैल्यू है, F12 की वैल्यू क्या होगी? K Q1 Q2 अपॉन क्या होगा? अपॉन होगा r12 स्क्वायर। अपॉन क्या होगा? r12 स्क्वायर होगा। इतना हमने पढ़ा है स्केलर फॉर्म में, तो वही अभी तक मैंने वही लिख दिया। अब मेरे को इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? वेक्टर में। तो वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करें? देखो यहाँ पर बन गया ट्राइंगल। एक ट्राइंगल कौन सा बन गया? वेक्टर एडिशन लगा रहे हैं हम। एक ट्राइंगल बन गया, ये ऐसे ट्राइंगल बन गया एक, ये बन गया। तो ये डिस्टेंस है r1 और ये डिस्टेंस है r2 और ये डिस्टेंस है वही r12। तो ये है O और मान लो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो ये है A और ये है B। तो वेक्टर एडिशन के हिसाब से क्या होगा? वेक्टर एडिशन के हिसाब से होगा r1 वेक्टर बराबर किसके होगा? r2 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर। r1 वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर। तो r12 वेक्टर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई? r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अगर इसका ये वेक्टर फॉर्म में है, किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। तो r12 वेक्टर बराबर क्या आ गया? r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। देखो अब हमने क्या निकाल लिया? r12 वेक्टर की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो है ये स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है? स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हमें वेक्टर फॉर्म देना है, यानी कि इसको डायरेक्शन देनी। तो डायरेक्शन कौन सी हो गई? r12 कैप हो गई। तो F12 वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा K Q1 Q2 अपॉन
ये हो गया r12 स्क्वायर, ये तो स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ इसको डायरेक्शन दे दी r12 कैप। अब r12 जो मैग्नीट्यूड जो वेक्टर है वो किसके बराबर है, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर हो जाएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब r12 यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, मान लो a कोई यूनिट वेक्टर है तो a वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर f12 जो है उसको कैसे लिखा जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है k q1 q2 है ना, अपॉन r12 की जगह क्या लिख सकते हैं, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, और इसका स्क्वायर हो रखा है। r12 को कैसे लिख सकते हैं, r12 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड में यही आएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f12 वेक्टर इक्वल्स टू k q1 q2, और ये हो जाएगा r1, ये मैग्नीट्यूड नहीं है सॉरी, ये कितना हो जाएगा r12 वेक्टर, यानी कि ये r12 वेक्टर अपॉन ये हो जाएगा r1 माइनस r2, ये वेक्टर है और इसकी पावर 3। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया वेक्टर फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये किस फॉर्म में आ गया, ये कूलम्स लॉ आ गया किसके अंदर, वेक्टर फॉर्म के अंदर, जिसके ऊपर तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऊपर वाला जो r12 है उसको तुम कैसे लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ठीक है, क्या लिख सकते हो, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो अब ये जो है कूलम्स लॉ, ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। अब इसका एक प्रिंसिपल और होता है, कौन सा प्रिंसिपल होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, भाई स्पेलिंग देख लें, PAL वाला आएगा ना, हाँ PAL, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा कि अब जो एक चार्ज है वो बहुत सारे चार्ज के साथ क्या कर रहा होगा, इंटरेक्ट कर रहा होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई चार्ज है, एक मिनट रुको, ये पॉइंट है O, ये है x डायरेक्शन और ये है y डायरेक्शन। यहाँ चार्ज की वैल्यू है कितनी, Q2, और यहाँ चार्ज की वैल्यू है कितनी, Q1, और यहाँ पर चार्ज की वैल्यू है लेट्स सपोज Q3। अब ये जो Q1 चार्ज है इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ। ये जो Q1 चार्ज है इस Q2 से भी इंटरेक्ट कर रहा है और इस Q3 से भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो इस Q1 पर जो कुल फोर्स होगा वो सभी का क्या होगा, एल्जेब्रिक समेशन होगा। ठीक है, Q1 पर जो कुल फोर्स होगा वो सभी का क्या होगा, एल्जेब्रिक समेशन होगा। सबसे पहले इनके हम पोजीशन वेक्टर बना देते हैं। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनेंगे, पोजीशन वेक्टर, इसकी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, इसकी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक। तो मान लो ये जो डिस्टेंस है ये है r1 वेक्टर, ये जो डिस्टेंस है r2 वेक्टर, और ये जो डिस्टेंस आ गई ये कितनी आ गई, r12 वेक्टर। तो हम ये देख ही चुके हैं कि r12 वेक्टर किसके बराबर है, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, और इस Q2 की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और उसको हम क्या लिख देंगे, 1 2, ये हो गया। अब एक फोर्स हमारे पास ये आ गया, और ये जो फोर्स है इसके लिए इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है, और इसको हमने मान लिया r3 वेक्टर। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डायरेक्शन हो गई ये हो गई r13 वेक्टर, और इसकी वजह से जो फोर्स जाएगा वो ये चला गया, और ये कितना हो गया, F13 और ये वेक्टर। ठीक है, F13 वेक्टर। और अगर तुम यहाँ से ये इसके लिए वेक्टर लॉ लगाते हो तो यहाँ से क्या बन रहा है, इसके लिए बन रहा है r1 वेक्टर बराबर r3 वेक्टर प्लस r13 वेक्टर। तो r13 वेक्टर किसके बराबर हो गया, r1 वेक्टर माइनस r3 वेक्टर। तो ये r13 वैल्यू की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि F12 जो वेक्टर है वो किसके बराबर है, k q1 q2 और r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर और इसका क्यूब। इसी तरह से F13 वेक्टर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, k q1 q3 और r1 वेक्टर माइनस r3 वेक्टर अपॉन r1 वेक्टर माइनस r3 वेक्टर और उसका क्यूब।
तो यहाँ तक तो अभी हमने पढ़ लिया। प्रिंसिपल पोजीशन का मतलब क्या है, प्रिंसिपल जो सुपर पोजीशन प्रिंसिपल है उसका मतलब क्या है कि यदि एक चार्ज, ये वाला चार्ज इंटरेक्ट कर रहा है बहुत सारे चार्जों से, यहाँ से ये Q1 इंटरेक्ट कर रहा है Q2 के साथ, ये Q1 इंटरेक्ट कर रहा है Q3 के साथ, तो सभी चार्जेस के कारण इस चार्ज पर जो लगने वाले फोर्स हैं, तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, सभी चार्जेस के कारण लगने वाले जो फोर्स हैं उन सभी के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। उसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी कि जो नेट F है वो किसके बराबर होगा, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर के। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, इफ अ चार्ज इज interacting with many of charges, then net force on that charge is algebraic sum, और इसको आप बोल सकते हो वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस ऑन दैट चार्ज। ठीक है, तो ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और इसका जो वेक्टर फॉर्म है ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसका वेक्टर फॉर्म बनता है ना। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। अब इसके ऊपर देख लेते हैं हम क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको मैं 2-3 क्वेश्चन इसके करा देता हूँ। तो ये जो फोर्स वाला है, कूलम फोर्स वाला, ये हमारा हो जाएगा मामला ख़त्म। क्वेश्चन आपको दिया है एन इनफाइनाइट नंबर of charge each equal to 4 microcoulomb are placed along x-axis at x equals to 1 meter, x equals to 2 meter and x equals to 4 meter, और भी है x equals to 8 meter और and so on. Find the total force on that charge. Find the total force on a charge of 1 microcoulomb, माइक्रोकूलम नहीं है ये, 1 कूलम है, माइक्रोकूलम है ये, माइक्रोकूलम ये है भी, of 1 microcoulomb placed at the origin। देखो भाई सवाल क्या है, सवाल ये है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस बना देता हूं मैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका ओरिजिन हो गया। ओरिजिन के ऊपर जो चार्ज बैठा है, वो कितना है, 1 माइक्रोकूलम का है। उसके अलावा जो चार्ज की लोकेशन दे रखी है वो दे रखी है एक x बराबर 1 मीटर पर, ये 1 मीटर पर है। दूसरी लोकेशन 2 मीटर वाली है। फिर कहाँ दे रखा है, 4 मीटर पे। फिर कहाँ दे रखा है, 8 मीटर पे, एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ रहा है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये कहाँ पर बैठा है, 4 पे बैठा है, ये कहाँ पर बैठा है, R पे बैठा है। और इनकी वैल्यू क्या है, 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम और एक क्या है, 4 माइक्रोकूलम। तो वेक्टर सम करना है, तो इसकी वजह से फोर्स आएगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स आएगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स आएगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स आएगा। यानी कि टोटल कितने फोर्स होंगे, 4। एक इसकी वजह से होगा F1, एक इसकी वजह से होगा वो कितना होगा F2, एक इसकी वजह से होगा वो कितना होगा F3 और एक किसकी वजह से होगा F4। और भी आगे होंगे पर हमें जो गिवन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं।
तो पहले की वजह से जो फोर्स आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, के Q1 Q2 लिख रहा हूँ वे में क्योंकि सभी लगभग सेम रहेंगे। तो Q1 Q2 अपॉन पहले के लिए जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1 स्क्वायर है, प्लस दूसरे के लिए क्या है के Q1 Q2, दूसरे का जो है वो कितना है 2 स्क्वायर है, तीसरे का कितना लिखा है के Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया 4 का स्क्वायर हो गया, चौथे का लिख रहे हो के Q1 Q2 अपॉन कितने का स्क्वायर हो गया 8 का, और ये इनफाइनाइटली चलता जा रहा है। तो यहाँ पर देखो तो कॉमन कितना आ गया, के Q1 Q2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कितना रह गया 1/1, 1/4, 1/16 प्लस 1/64, और ये चल रहा है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये जीपी बन गई, और कौन सी जीपी बन गई, इनफाइनाइट, है ना, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 1, और जो इनका रेशो है कॉमन रेशो ये बन गई एक इनफाइनाइट जीपी जिसके लिए फर्स्ट टर्म हो गया a बराबर 1, और जो इनका रेशो आ गया वो कितना आ गया 1/4। तो इसका सम कितना होता है, इसका सम होता है a/1 माइनस आर, तो ये कितना हो गया 1/1 माइनस 1/4, तो ये कितना आ गया 4/3। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो कितना हो गया के Q1 Q2, और इसका सम कितना आ गया 4/3। अब यहाँ पर ये वैल्यू रख दो के की, Q1 की और Q2 की, और 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आंसर जो है वो आएगा 4.8 इंटू 10 पावर 4, 4.8 इंटू 10 पावर 4, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके एक दो, फिर ये जो कूलम फोर्स वाला हमारा चैप्टर है या ये टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंसीडर 3 चार्जेस, और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अब ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए तो सीधा आंसर मार के आना है। कंसीडर 3 चार्जेस, 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3। एक मिनट रुकना, Q1, Q2, Q3 each equal to Q placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q, on charge capital Q with the same sign, as Q, placed at the centroid of the triangle, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये वर्टाइसेस हैं उसके A B C। यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पर चार्ज है Q2, और यहाँ पर चार्ज है Q3, और यहाँ पर इसका सेंटर है। ठीक है, सेंटर पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू है कैपिटल Q, तो यहाँ से इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स की वैल्यू बोल देता हूँ मैं F1। यहाँ से जो फोर्स जाएगा वो ऐसे जाएगा, इस फोर्स की बोल देता हूँ मैं वैल्यू F2, और यहाँ से जो फोर्स जाएगा वो जाएगा ऐसे, और इस फोर्स की वैल्यू बोल देता हूँ मैं F3। तो कुल मिलाकर जो फोर्स लग रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं, एक आ रहा है ऐसे, एक जा रहा है ऐसे, और एक जा रहा है ऐसे। तो ये जो फोर्स है ये है F3, ये जो फोर्स है ये है F2, और ये जो फोर्स है ये है F1। तो इन तीनों के बीच का एंगल अगर निकालें तो वो आएगा 120 डिग्री। वो कितना आएगा 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, और ये भी कितना आएगा 120 डिग्री। अगर इनके बीच में थोड़ा सा वेक्टर वाला गणित लगाया जाए, क्या लगाया जाए, वेक्टर वाला गणित लगाया जाए। अगर इस पॉइंट को नाम दे दूँ O, तो इनके बीच में अगर वेक्टर लगाया जाए तो ये हो गया AO,
यहाँ से यहाँ मिलाओगे तो ये बनेगा BO, AO, ये वाली लाइन AO, ये हो जाएगी BO और ये हो जाएगी CO, है ना। इस लाइन को देखो, ये वाली लाइन, ये तो किसको शो कर रहा है, AO की डायरेक्शन, AO कैप। ये किसकी डायरेक्शन हो गई, BO कैप। और ये जो डायरेक्शन है ये किसकी हो गई, CO कैप। तो ये साइक्लिक ऑर्डर बन गए। अब एक एक फोर्स की वैल्यू लिख लो। F1 की वैल्यू कितनी होगी, KQ1, कैपिटल Q अपॉन AO स्क्वायर। F2 की वैल्यू क्या होगी और यूनिट क्या होगी, AO कैप, डायरेक्शन सॉरी। F2 की वैल्यू क्या होगी, KQ2 कैपिटल Q अपॉन BO स्क्वायर और डायरेक्शन क्या होगी, BO कैप। और इसी तरह से F3 की वैल्यू निकाल लो, वो क्या होगा, KQ3 और कैपिटल Q अपॉन CO स्क्वायर और डायरेक्शन क्या होगी, CO कैप। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, वो होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस कितना होगा, F3 वेक्टर होगा, है ना, ये होगा। तो F की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, KQ1 Q तीनों के लिए सेम है, Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 और Q3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, Q के बराबर। तो ये कॉमन आ गया। और डायरेक्शन भी तीनों क्या रहेंगी, सेम रहेगी, मतलब AO बराबर क्या रहेगा, BO बराबर CO। तो कोई भी एक कॉमन निकाल लो, AO स्क्वायर। तो डायरेक्शन क्या बच गई, डायरेक्शन बच गई हमारे पास AO कैप प्लस BO कैप प्लस CO कैप। तो ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, साइक्लिक वेक्टर बना रहे हैं, AO BO CO। और तीनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। तो यहाँ पर बन गया ये साइक्लिक वेक्टर। कौन सा वेक्टर बन गया, साइक्लिक वेक्टर। तो अगर साइक्लिक वेक्टर बन गया तो साइक्लिक वेक्टर के लिए जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, 0 0 रहती है। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। नेट फोर्स जो है उसकी वैल्यू हो गई कितनी, 0। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं कूलम्स लॉ के। और होपफुली मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे तुम लोगों को। और जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं कूलम्स लॉ के रिलेटेड वो भी सारे तुम्हें समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट करके बता सकते हो कि हमें ये दिक्कत है, परेशानी है।